बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज ये जो चौथा चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं और इसके मेरे ख्याल में 3 पार्ट्स करेंगे। एक पार्ट के अंदर हम अभी जो करने लगे हैं इसमें एमसीक्यूज कर लेते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले हैं उसका एक लेक्चर हो जाएगा और एक लेक्चर हो जाएगा हमारे न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, इस तरह से करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और देखें, एमसीक्यूज को समझना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका एमसीक्यू थोड़ा सा भी डिफरेंट आ जाएगा तो आप उसको कर सकेंगे। ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी होता है। सो देखिए इसमें क्या है। सो 4.1 में क्या है, अब पार्टिकल। पार्टिकल किसको कहते हैं? किसी जर्रे को। ठीक है, कोई एक चीज है। अब पार्टिकल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल है, एटम है। ठीक है, इस तरह की छोटी चीज को कह रहा है पार्टिकल। अब पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली होता है इकट्ठे। ठीक है, इकट्ठे क्या हो रहा है, एक्टेड अपॉन बाय 2 फोर्सेस, उस पर 2 फोर्सेस लग रही हैं। यानी एक पार्टिकल है उस पर एक ही वक्त पे 2 फोर्सेस लग रही हैं, 2 कुव्वतें लग रही हैं और एक 4 न्यूटन की है और एक 3 न्यूटन की है। ठीक हो गया। अब नॉर्मल रूटीन में हम क्या करते हैं, अगर हमने इनका टोटल करना है, नेट फोर्स लेनी है, तो हम नॉर्मली प्लस कर लेते हैं, भाई 3 और 4 मिलके 7 हो जाएगा। लेकिन ये तब होता है जब उनकी डायरेक्शन सेम हो। अब जैसे ये है मेरे पास, ये रिमोट है, तो रिमोट के ऊपर अगर एक फोर्स मैं ऐसे लगाऊंगा तो दूसरी फोर्स भी ऐसे ही लगे, सेम डायरेक्शन में लगे, तो फिर हम उनको प्लस करते हैं। लेकिन जाहिर है कि अभी यहाँ पे तो उसने कोई डायरेक्शन नहीं बताई, तो एक फोर्स अगर इधर को लग रही है तो दूसरी फोर्स ऐसे भी तो लग सकती है, ऐसे की तरफ, या ऊपर से नीचे की तरफ भी लग रही होगी। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अगर एक इधर को है तो एक इधर को हो सकती है, तो डिफरेंट तरह से हो सकता है। तो ये एक आंसर नहीं हम दे सकते, ये एक पूरी रेंज होगी। और ये रेंज देखें, यहां उसने बी पार्ट में दी हुई है कि 1 न्यूटन से लेके 7 न्यूटन तक फोर्स हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि दोनों को प्लस करें तो कितना आता है 7, और दोनों को माइनस करें तो कितना आता है 1। यानी कम से कम 1 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 7 भी हो सकती है। तो इसलिए ये बी वाला आंसर जो है ये सही है। आगे चलें 4.2। अ फोर्स एफ इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक फोर्स हम लगा रहे हैं ऐसे करके, ये जमीन है, लेट्स सपोज एक्स एक्सिस है, और फोर्स हमारी ऐसे करके जा रही है, तो वो 60 का जाविया बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, जमीन के साथ। ठीक हो गया। इट्स वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू, तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा? हमने ये पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो एक वेक्टर या एक फोर्स अगर ऐसे है तो उसका ये, अगर आप यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करें ना ऐसे, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला नीचे वाला, ये एक्स कंपोनेंट होता है, और ये जो ऊपर से नीचे ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये उसका वाई कंपोनेंट है। तो नॉर्मल फॉर्म ये है कि जो वाई की तरफ चीज आती है वहां साइन थीटा यूज होता है, और जो एक्स की तरफ चीज आती है, जो एक्स का कंपोनेंट है, वहां कॉस थीटा यूज होता है। तो साइन और कॉस, इससे आपने याद रखना है। ये ट्रिग्नोमेट्री हम अपने 6th चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना मैथ के, तो वहां से ही उसने ये ट्रिग्नोमेट्री उठाई है, साइन कॉस टैन। ठीक हो गया। तो अब चूंकि y कंपोनेंट है तो हमने आंसर ये देना है बी वाला, f साइन 60 डिग्री। फोर्स भी आती है, फोर्स का जो कंपोनेंट है वो भी आएगा, और साथ साइन ऑफ दैट एंगल, उस जाविये का जो एंगल होगा, साइन होगा, वो हमने साथ लेना होता है। तो 4.2 का आंसर समझ आ गया। इसमें अगर x कंपोनेंट पूछता तो हम कहते f cos 60 डिग्री, जैसे ये c वाला है। ठीक है, ये इसका x कंपोनेंट जो है ये c वाला है, लेकिन हमें y कंपोनेंट चाहिए था, वो हो गया। आगे चले 4.3। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का मोमेंट, मोमेंट का भी मतलब ये है घूमने का इफेक्ट, और घूमने के इफेक्ट के लिए हमने ये स्पेशल नाम रखा हुआ है टॉर्क। ठीक है, तो इसमें टार्क आएगा। तो ये नाम याद रखना है कि ये जो घूमने का इफेक्ट है, किसी फोर्स के लगने की वजह से कोई चीज रोटेट करती है, घूमती है, तो उसके लिए 2 नाम हैं, या उसको हम टार्क कहते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ये हमें याद करना है। 4.4। इफ F1 एंड F2 आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कोई एक बॉडी है, कोई चीज है, उसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक F1 है एक F2 है, 2 फोर्सेस हैं, एंड टा इज द टार्क, और टा जो है वो उसका टार्क है, प्रोड्यूस्ड इन इट, जो उसके अंदर हमने बनाया लग रहा है। जाहिर है क्योंकि जब भी फोर्स लगती है तो टार्क का इफेक्ट आता है, घूमने का इफेक्ट आता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। द बॉडी विल बी कंप्लीटली इन इक्विलिब्रियम, वो जो बॉडी है इक्विलिब्रियम यानी तवाजन में कब होगी, और तवाजन की 2 कंडीशनें हमने पढ़ी थी। एक कंडीशन ये थी कि जितनी फोर्सेस लग रही हैं सब का सम 0 हो।
ठीक है, सारी फोर्सेस जमा होकर आंसर 0 आ जाए तो वो तवाज़न में है, क्योंकि वो चीज़ फिर वहाँ से हिलेगी नहीं, वहीं पे रही रहेगी। अगर मूव कर रही है तो उसी स्पीड से जाएगी, उसमें तब्दीली नहीं आती। इसी को तवाज़न कहते हैं, इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और सम ऑफ फोर्सेस 0 हो और फिर सम ऑफ टार्क भी 0 हो, घूमने का इफेक्ट भी खत्म हो जाए, वो भी ना आए, ठीक है। तो उसके लिए ये ए वाला आंसर हमारा सही है, सम एफ इज इक्वल टू 0 एंड सम टा इज इक्वल टू 0। तो ये भी हो गया। आगे चलें 4.5, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल। अब एक दुकानदार है, वो अपनी चीज़ें बेचता है बाय अ बैलेंस, एक तरकड़ी के साथ, एक तराजू के साथ, ठीक है, उसके पास तराजू है। और यहाँ ये हमने समझना हाथ में पकड़ने वाला तराजू, कभी पुराना होता था, रद्दी वाला कभी आया ना रद्दी खरीदने, तो वो उसने हाथ वाला भी बाज़ औक़ात रखा होता है। अब तो ज़्यादा एडवांस भी लोग होते जा रहे हैं, लेकिन पुराना तरीका यही था, ठीक है। अब ये समझने वाली बात है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैविंग अनइक्वल आर्म्स, कि वो जो तराजू उसने पकड़ा हुआ है उसके जो साइड वाले बाजू हैं वो अनइक्वल हैं, एक बाजू छोटा है एक बाजू बड़ा है, ठीक है। ये मैंने ऊपर बनाने की कोशिश की है, जरा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ ही पुट्स द वेट्स इन द पैन, अब जरा देख ही लेते हैं इसको। अब ये देखें, ये मैंने कोशिश की है तराजू बनाने की, ठीक है। यानी इसमें देखें, ये जो जहाँ से उसने पकड़ना है उसको, ठीक है, जिससे वो पकड़ के ऐसे लटकाता है, वो ये वाली जगह है, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो इस साइड पे ये जो लेंथ है ये छोटी है, ठीक है, इस साइड वाली छोटी है राइट साइड पे, और इधर जो लेफ्ट साइड है, मेरी लेफ्ट है, पता नहीं आपकी राइट ना बन रही हो, तो ये वाली जो है वो लंबी है, ठीक है। तो हम जाहिर है जो उसने सवाल कहा है वो यही कहा है कि एक साइड छोटा आर्म है, एक साइड बड़ा आर्म है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं जो अपने उसने पत्थर रखने हैं, जो वजन होते हैं, प्रॉपर स्टैंडर्ड वजन होते हैं, जैसे किलो का वट्टा होता है, पंजाबी में हम इसको वट्टा कहते थे, ठीक है। तो किलो का है, आधा किलो का है, तो वो जो उसके पास वजन है, उस स्टैंडर्ड वेट्स हैं उसके, वो उसने रखने हैं कहाँ पे, ये उसने लिखा हुआ शॉर्टर आर्म। ये जो छोटी साइड है, अब देखिए वो इस साइड पे रखेगा, इस साइड पे उसने अपने वजन रखने हैं। अब ये बड़ी मजेदार चीज़ है, और जो चीज़ तोलनी है उसने, वो उसने ये लॉन्गर साइड पे रखनी है, इस साइड पे। अब ये समझे ज़रा मेरे साथ साथ। अब होगा क्या, देखें, जब दरमियान से आप पकड़ रहे हैं तो वो उसका पिवट है, वो उसका दरमियानी पॉइंट है जिसके गिर्द वो चीज़ घूमती है, या इधर को घूम सकती है या इधर को घूम सकती है, जिधर वजन ज़्यादा होता है उधर को घूमेगी। तो घूमने का मतलब ये है कि यहाँ टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो टार्क को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता था कि कितना वजन आप डाल रहे हैं उसके ऊपर और कितनी वो लेंथ है, और जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है उस तरफ टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ये आपने मेन पॉइंट याद रखना है। जहां शॉर्टर आर्म है, जिस तरफ छोटा बाजू है, उस तरफ टार्क कम प्रोड्यूस होगा। अगर आप 1 किलो का पत्थर रखते हैं एक तरफ और एक तरफ 1 किलो सब्जी रखते हैं, अब यहाँ पे हम 1 किलो का पत्थर रखें और इस तरफ 1 किलो सब्जी रखें, तो किसने नीचे को जाना है? इक्वल तो होना नहीं है, क्योंकि आप देखें दरमियान से आप पकड़ नहीं रहे। तो होगा ये कि जिस तरफ लंबाई ज्यादा है, जैसे ये इस तरफ ज्यादा है, तो इधर टार्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या करेगा, ये बाजू नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे को झुक जाएगा, वजन ज्यादा फील होगा। अब समझे जरा, शॉपकीपर की चालाकी समझें, ये ज्यादा फील होगा। अब ज्यादा फील होगा तो वो कहेगा ओहो हो, ये तो मैंने ज्यादा चीज डाल दी है, हालांकि है वो किलो। तो वो क्या करेगा, निकाल लेगा अंदर से, वो थोड़ा बहुत 100 ग्राम 200 ग्राम निकाल देगा। अब निकालने से फिर ये होगा कि ये वेट कम हो गया, तो वेट कम हुआ, लंबाई चूंकि ज्यादा थी तो वो ऑफसेट होके उतना ही हो जाएगा जितना उस तरफ है। तो इससे भी क्या हुआ, मिसाल के तौर पे 900 ग्राम चीज तुली है और वो बराबर हो गया, ठीक है। तो उससे फिर नुकसान किसको हुआ, नुकसान किसको हो रहा है, कस्टमर को हो रहा है, और फायदा किसको हो रहा है, शॉपकीपर को हो रहा है, ठीक है। तो ये टार्क का इफेक्ट है, क्योंकि उसने लंबी साइड किधर को रखी हुई है, जहां कस्टमर की चीज रखनी है उसने। तो ये फिर यहां पे हम कहेंगे कस्टमर को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये थोड़ा सा हमें समझ के बताना है। तो मेन पॉइंट इसका जो याद रखना है वो ये कि जहां लॉन्गर साइड होती है वहां टार्क ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ये रैंच वगैरह की एग्जांपल में हमने ये समझा था कि जो लंबा रैंच होता है, जिससे आप कोई नट खोलते हैं तो लंबे वाले से इजीली खोल लेते हैं, क्योंकि उससे आपका टार्क ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस होता है। आगे चले 4.6, अ मैन वॉक्स ऑन अ टाइट रोप। अब जाहिर है ये करतब दिखाने वाले भी होते हैं, तो उन्होंने एक रस्सी जो है वो मजबूती से खींच के बांधी होती है, और फिर वो क्या करता है, उसके ऊपर चलता है, ठीक है। लेकिन अक्सर औकात हाली हाथ भी चलता है बाज़ औकात, लेकिन अक्सर औकात उसने ना हाथ में वो एक स्टिक पकड़ी होती है लंबी सी,
अपने आप को बैलेंस ज़रा अच्छा रखने के लिए। तो ये वो बात करेगा, अ मैन वॉक्स ऑन अ टाइट रोप, उसके ऊपर एक आदमी चल रहा है, ही बैलेंसेस हिमसेल्फ, वो अपने आप को तवाज़न में लाता है, बाय होल्डिंग अ बैम्बू स्टिक, एक बैम्बू स्टिक, बैम्बू अगेन वो एक क्या बांस वाली जो रोज सोटी है बड़ी सी, ठीक है, वो वाली पकड़ लेता है। हॉरिजेंटली मतलब ऐसे ज़मीन के साथ साथ वाली, ऐसे हाथ में पकड़ लेगा, ये नहीं कि ऐसे कर देगा, अब ऐसे करेगा तो गिरेगा ना फिर, ठीक है, बैलेंस करने के लिए उसको ऐसे पकड़ेगा, इस तरह से करके, ऐसे सीधा सा। ओके, सो इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ, अब यहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई हो रही है, यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, मोमेंट अगेन वही टार्क का जो प्रिंसिपल है, लॉ है, टार्क का लॉ क्या कहता है कि जो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो टार्क प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम बैलेंस कर लेते हैं। जैसे हम वो यहाँ पे भी हम यही कोशिश कर रहे थे इस तराजू के अंदर भी, तो ये वाला आंसर भी हो सकता है। और एक जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, नहीं मोमेंटम तो नहीं, सॉरी, ये कहाँ गया, नहीं ठीक है, ये ओके है, यही है मोमेंट का, यही है, बाकी तो और चीज़ें उसने बताई हुई हैं। ये सी वाला डन है। आगे चले 4.7, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब ऐसा इक्विलिब्रियम जो स्टेबल होता है, स्टेबल कौन सा था, जिसमें किसी चीज़ को हल्का सा छेड़ते हैं तो वो वापस वहीं आ जाती है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हल्का सा उसको टिल्ट किया, छोड़ा तो वो वापस उसी जगह पे आ गया, तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, तो वो जो बॉडी होता है, जो भी चीज़ है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, एट द लोएस्ट पोजिशन, क्योंकि वो नीचे वाली, क्योंकि देखें रूल ये है तवाज़न का, इक्विलिब्रियम का, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होता है उतना इक्विलिब्रियम ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए वो एग्जांपल उसने दी थी ना, जो रेसिंग कारें होती हैं वो बिल्कुल चिपटी सी बनाई होती हैं उन्होंने, वो बड़ी ऊंची नहीं बनाते, क्योंकि चिपटी ज़मीन के साथ साथ बताएंगे तो वो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ज़मीन के बहुत नज़दीक होगा, और इसलिए फिर बहुत स्पीड पे भी जाए तो वो डोलती नहीं है, इधर उधर गिरती नहीं है, वो कलाबाजियाँ नहीं खाती, वो ऐसे हो जाता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उनकी, लेकिन बाकी चीज़ों से वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या होना चाहिए, वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ज़मीन के साथ हो, पास हो जितना हो सकता है। तो फिर यहाँ पे भी हम ये कहते हैं जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो उसके लिए जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी लोएस्ट पोजीशन होनी चाहिए, ये हमें बताना है उसको। 4.8, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, अब एक ज़ाहिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, एक सेंटर ऑफ मास था, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है, हल्का सा फ़र्क है, मैंने पीछे बताया था। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी क्या होता है, मे लाई विद इन, आउटसाइड और ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, यानी किसी भी बॉडी का, अब ज़ाहिर है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मैं देखूंगा जहाँ पे वो बैलेंस हो रहा होता है, लेकिन अब जैसे ये प्याला वगैरह है कोई चीज़, अब ये मेरे पास एक कौली सी है, ठीक है, अब देखें इसका अंदर वाला हिस्सा खाली होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे कहीं पे होगा, इस जगह पे, उसको टच नहीं कर रहा होगा, इस बॉडी से बाहर होगा, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो डिफरेंट सीन्स हो सकते हैं, तो इसलिए हम ये बताएंगे कि उस बॉडी के अंदर भी वो सेंटर ऑफ मास हो सकता है, उससे बाहर भी हो सकता है, या उसकी सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, तो ये तीनों कंडीशनें हो सकती हैं। 4.9, अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस, अब सिलेंडर क्या चीज़ है, सिलेंडर में अगर जब आप उसको ग्राफ करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें दो सर्कल्स होते हैं, एक टॉप और एक बॉटम उसका होता है, और सर्कल की शक्ल में, और ऐसे करके जो है उसकी ये वाली सरफेस होती है, ये सिलेंडर बनाने की मैंने कोशिश की है। लेकिन अब वो कह रहा है सिलेंडर कैसे पड़ा हुआ है, सिलेंडर ऐसे पड़ा हुआ है जैसे मैंने बनाया है, सिलेंडर रेस्टिंग ऑन द सर्कुलर बेस, वो जो गोल गोल बेस है उसकी वहां पड़ा हुआ है, जैसे हमारा गैस वाला सिलेंडर होता है, गैस वाले सिलेंडर को हम नॉर्मली इसी शक्ल में ऐसे ऊपर की तरफ रखते हैं, तो जो ज़मीन के साथ जो जग चीज़ लग रही है वो उसका सर्कुलर पाथ है, सर्कल वाला दायरे नुमा चीज़ जो है वो लग रही है ज़मीन को। तो कहते हैं अगर सिलेंडर ऐसी शक्ल में पड़ा हुआ है तो वो किस हालत में है, फिर कौन से वाला इक्विलिब्रियम है, तो ये मैंने गलत लिख दिया, ये एक्चुअली होना चाहिए था स्टेबल, क्योंकि उस हालत में हल्का सा अगर आप सिलेंडर को छेड़ें, थोड़ा सा करें टिल्ट, छोड़ दें, वो वापस आ जाएगा अपनी जगह पे, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसे वो दूसरी लेटा हुआ पड़ा हुआ है और वहाँ से आप हल्का सा उसको छेड़ें, जैसे गेंद को छेड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, लुढ़क जाएगा, ठीक है, लुढ़कता हुआ आगे जाएगा लेकिन नई जगह पे आ जाएगा, वो न्यूट्रल होता है। तो ये देखना ये है कि वो कौन सी सतह उसकी ज़मीन को टच हो रही है।
अगर ये सर्कुलर टच हो रही है जैसे नॉर्मली होता है तो वो स्टेबल है, लेकिन अगर वो दूसरी साइड उसकी आ रही है जो लुढ़कने वाली आसानी होती है उसकी, तो वहाँ वो न्यूट्रल है। ये ऊपर उसने एग्जांपल दी हुई थी, तो यहाँ हम स्टेबल कहेंगे उसको। और लास्ट वाला पॉइंट है, कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका फार्मूला बताएं। तो ये डेरिवेशन तो यहाँ नहीं थी, जस्ट उसने हमें फार्मूला बताया हुआ है, तो ये हमें याद करना है, mv²/r। उसका मास कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, और उसका जो रेडियस है सर्कल में चूंकि उसने घूमना होता है, तो ये चीज़ें अगर पता हों तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स में भी आएगा। तो दैट्स इट, ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। अब इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये तकरीबन 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये अगेन मैंने उसके अंदर बनाया है वर्ड वाली फाइल में, तो वहाँ से इसको समझ लेते हैं। लें जी, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन सिंपल सा उसने पूछा हुआ है कि लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में फ़र्क बताएं, उनको डिफाइन करें। तो आप बुक से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैंने भी यहाँ पे लिखी हुई है, वो शुरू के पेजेस में ही है, चैप्टर के आप शुरू में देख लें। अगर आपने वो याद कर ली हुई है वो लिख लें, ये लिखनी है ये लिख लें, ठीक है। लाइक पैरेलल फोर्सेज आर द फोर्सेज, ये कौन सी फोर्सेज हैं, दैट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं, लग रही होती हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो पैरेलल होती हैं, ऐसे, ठीक है, पैरेलल होंगी, मतवाजी होंगी एक दूसरे के, लेकिन डायरेक्शन भी सेम होगी। ये फोर्स भी ऊपर को जा रही है तो ये फोर्स भी ऊपर को जा रही है, एक ही डायरेक्शन होगी, पैरेलल होंगी, तो वो लाइक पैरेलल फोर्सेज हैं। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज में होती वो पैरेलल हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो जाती है, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ। तो ये अनलाइक और लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन आ जाती है। 4.2 में है, व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो वो एमसीक्यू करते हुए मैंने आपको बताया था कि दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, एक वाई एक्सिस के अलोंग होता है, वो हमने बताना है। द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे होते हैं along the x-axis and y-axis. If a vector f makes an angle theta with the x-axis, अगर x-axis के साथ वो एंगल थीटा बना रहा हो, जैसे ये मैंने डायग्राम में आपको शो करा के दिखाया हुआ है, ठीक है, इट्स कंपोनेंट्स आर, तो जो एफ एक्स है वो किसके बराबर है, एफ कॉस थीटा, एफ वाई किसके बराबर है, एफ साइन थीटा। ये जो एक्स और वाई है ना, इसको सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में ऐसे करके लिखना है आपने। ये जरा मैं इसको सबस्क्रिप्ट बना देता हूँ, ये देखें, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, f बड़ा लेकिन x और y थोड़ा सा नीचे करके छोटा करके लिखते हैं। तो ये उसके हैं, और साथ डायग्राम बनानी है तो वो आप बना दें कि ये देखें जी, ये f जा रहा है, ये fy है, ये fx है, एंड सो ऑन, इस तरह से आप बना सकते हैं। नंबर 3 है, व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, कि फोर्स किस लाइन पे अमल कर रही है। तो फोर्स की डायरेक्शन जिस तरह से होती है, वो जिस लाइन के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स जाहिर है जो हम कुव्वत लगा रहे होते हैं किसी बॉडी पे, तो वो किस डायरेक्शन में लग रही है, उस डायरेक्शन की पूरी एक जो लाइन होती है उसको हमने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स कहना है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स इज एन इमेजिनरी, क्योंकि ये ख्यालाती है, एक्चुअल लाइन नहीं खींचते कोई भी, ठीक है, ये ख्यालाती है, तसव्वुराती है। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है, अलोंग विच, जिसके साथ साथ क्या हो रहा है, द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही होती है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। 4.4 कहता है, डिफाइन मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स यानी कि टॉर्क जो है वो उसको डिफाइन करें। तो टॉर्क हमने कई दफ़ा कहा हुआ है कि टॉर्क क्या है, किसी बॉडी में फोर्स की वजह से घूमने का जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, रोटेट करने का जो इफेक्ट आता है, उसको मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं, ठीक है। और साथ ये कहते हैं, प्रूव भी करें कि टॉ जो है वो आर एफ साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम लिखते हैं, इसको करते हैं, तो ये शॉर्ट है, अब इसमें प्रूफ दे दिया उसने, प्रूफ बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, तो 1-2 स्टेप में ही हम कर देते हैं, क्योंकि शॉर्ट है ना, 2 नंबर का है, तो अब 2 नंबर में कैसे प्रूफ करेंगे हम, वो लंबा चौड़ा काम हो जाता है। द मोमेंट ऑफ फोर्स आल्सो कॉल्ड टॉर्क डिनोटेड बाय टॉ, ठीक है, इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट, सिंपल काम ये है, टर्निंग इफेक्ट, ये आपने याद रखना है, ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, जाहिर है किसी पॉइंट के गिर्द घूमेगा ना, तो जिस पॉइंट के गिर्द घूमता है उसको हम एक्सिस कहते हैं। सो इट इज द प्रोडक्ट, और साथ ये डेफिनेशन हो गई ना, साथ उसका फार्मूला कि ये किस तरह से आता है, तो इट इज द प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाई करने से आता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स को ज़रब देनी है, किससे ज़रब देनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवटल या द एक्स एक्सिस, यानी कि वो जो उसका जो एक्सिस है जहां से उसने घूमना है और जहां पे फोर्स लग रही है, ये इसको हमने कहा था मोमेंट आर्म होता है। तो फोर्स को और मोमेंट आर्म को ज़रब देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, तो हमें ये मिल जाता है हमारा टॉर्क, ठीक है। तो मोमेंट यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू टा इज इक्वल टू आर एन टू एफ।
आर उसका जो है वो जो मोमेंट आर्म है वो होगा और एफ उसकी फोर्स हो जाएगी। तो ऐसे करके और साथ हम बताएंगे आर ये है, एफ ये है। अब डेरिवेशन में ना एक छोटा सा पॉइंट हम उसको बताएंगे कि मैथ में एक फार्मूला है कि जब दो चीज़ें हों, दो वेक्टर्स हों ए और बी। अब ज़ाहिर है ये बड़ी क्लासों वाला काम है, लेकिन हल्का मुल्का आपको बता देते हैं कि वेक्टर्स है ना, फोर्स भी एक वेक्टर है, ठीक है। एक फोर्स इधर को लग रही है, एक फोर्स इधर को लग रही है, तो दो फोर्सेस जब आपस में लग रही हो किसी बॉडी के ऊपर, तो उनका ना एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला है ए क्रॉस बी, और उसके ये साइडों पे जो दो लाइनें लगाते हैं, ये मैग्नीट्यूड की लाइनें होती हैं, वो किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा। ये मैथ का फार्मूला है हमारे पास, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दोनों का, ये जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक फोर्स जो लग रही है और एक जो मोमेंट आर्म है, ये भी दोनों वेक्टर्स हैं, तो इनका उनकी जगह पे हम अप्लाई कर देंगे। ये जो ए और बी लिखा है वहां पे आर और एफ लिख देंगे, ठीक है। ए की जगह पे आर लिख दिया, बी की जगह पे एफ लिख दिया, तो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो इस फार्मूले से ये चीज बना लेंगे बस, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का रखना है। वो मैंने देखा था, फिर वो बड़ा लंबा प्रूफ हो जाता है, वो तो फिर 8 नंबर का सवाल होना चाहिए प्रूफ के लिए। तो बस इतना का हिंट दे देते हैं कि ये इनफ है। आगे 4.5 है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब कहता है यहाँ एक डायग्राम भी बनाएं, शो दैट, और क्या दिखाना है, रिजल्टेंट फोर्स इज 0, यानी किसी बॉडी पे जो 2-4 फोर्सेस लग रही हैं उनका जो सम है, रिजल्टेंट है, वो 0 है, बट द रिजल्टेंट टार्क इज नॉट 0, लेकिन टार्क खत्म नहीं हुआ, टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल है स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील को जब पकड़ते हैं आप और गाड़ी चला रहे होते हैं, तो एक हाथ से इधर को और एक हाथ से ऊपर को आप फोर्स लगाते हैं, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लग रही होती हैं। तो ये जितनी फोर्स इधर को लगाते हैं उतनी फोर्स इधर को लगा रहे होते हैं, ऐसे। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं और बराबर भी हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन ये, 10 न्यूटन ये, तो 10 न्यूटन और अपोजिट हैं, एक जमा की होगी एक माइनस की होगी, तो 10 - 10 0। तो सम ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस 0 हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो घूम जरूर रहा है, ठीक है ना, उसने गोल गोल घूमना है, स्टीयरिंग व्हील घूमेगा। तो ये इसकी एग्जांपल हम यही देंगे। तो इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, दो एक जैसी लेकिन अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही हो, जैसे कि वो कपल होता है, ठीक है, कपल हमने पीछे पढ़ा था, यही चीज है। देयर रिजल्टेंट फोर्सेस इज 0, जाहिर है वो हो जाती है 0, बट दे क्रिएट अ नेट टार्क, लेकिन उनकी वजह से एक टार्क जरूर प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से रोटेशन होती है। और एग्जांपल वही है, अ स्टीयरिंग व्हील व्हेन टर्न्ड एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन अपोजिट साइड्स एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। और ये मैंने बनाने की कोशिश की, आप जरा खूबसूरती जरा बनाएं, सर्कल बनाएं, और स्टीयरिंग हो जाएगा आपका। उसमें सेंटर लें, उसमें एक ऐसे लाइन लगा लें, एक फोर्स ऊपर की तरफ F1 दिखा दें, F2 नीचे की तरफ दिखा दें, तो ये डायग्राम भी बन जाएगी, ठीक है ना। स्टीयरिंग व्हील की 7 फोर्सेस दिखा दी, एक को आप F1 को प्लस में लिख दें, F2 को माइनस में लिख दें, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे करके हो जाएगा। अब ये जो 4.6 वाला क्वेश्चन है उसमें डायग्राम भी बनी हुई थी, तो वो डायग्राम वाला पार्ट मैंने काट के इधर रख दिया ताकि हमें पता हो कि वो पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पे ये 3 मुख्तलिफ शक्लें हैं और इन शक्लों का वो पूछ रहा है कि किस शक्ल में कौन से वाला इक्विलिब्रियम है। अब ए वाले पार्ट को देखें तो ये स्टेबल है, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म के ऊपर रुका हुआ है, वो बेस है उसकी सर्कुलर। अब यहाँ इसको हल्का सा टिल्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस वहीं चला जाएगा, ठीक है, वो होता है ऐसे। तो ये स्टेबल है, ए वाले में स्टेबल है, बी वाले में ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये देखें कहाँ पड़ा हुआ है वो चीज़, ये ऊपर जो बाल पड़ा हुआ है, हल्का सा भी आप उसको छेड़ेंगे उसने यहाँ इधर को गिर जाना है, यहाँ उधर को गिर जाना है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है, दरमियान वाला बी वाला पार्ट। और ये जो सी वाला है, ये जैसे अभी हमने सिलेंडर की एग्जांपल ली थी कि सिलेंडर पड़ा किस तरह पड़ा हुआ है, उस तरह से हमें वो आइडिया होता है। तो ये अपनी दूसरी जो लुढ़कने वाली बेस है वहां पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से आप हल्का सा छेड़ेंगे इसको तो इसने आगे को लुढ़कते जाना है, ठीक है, वो रोल करते जाना है आगे को, और एक नई जगह पे रोल करके नई जगह पे पहुंच जाएगा, लेकिन रहेगी शक्ल वही। तो नई जगह पे जब चले जाएं तो ये न्यूट्रल होता है, तो इसको हम न्यूट्रल कहेंगे। तो ये तीनों बातें हमने नीचे लिखी हुई हैं। आगे 4.7 में आ जाएं, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी। किसी कहता है किसी बॉडी की मिसाल दें दैट इज मूविंग, जो चल रही है, हरकत कर रही है, येट इन इक्विलिब्रियम, हरकत भी कर रही है, मूवमेंट भी उसमें है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम भी है उसमें। तो ये कोई भी बॉडी, जैसे कोई कार है सड़क पे जा रही है लेकिन एक जैसी स्पीड से जा रही है, अगर उसकी स्पीड में कमी ज्यादती नहीं हो रही, ना बढ़ रही है स्पीड ना कम हो रही है, 50 की स्पीड पे जाई जा रहे हैं, तो फिर वो ये क्या इसको कहते हैं कि ये मूव भी कर रही है लेकिन इक्विलिब्रियम में भी है। ये इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम।
अ कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी से अगर कोई कार जा रही है ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इसमें जाहिर है कि उसके ऊपर जो भी नेट फोर्स लग रही है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ना वो रुक रही है ना वो तेज हो रही है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, वो अपनी एक जो कांस्टेंट स्पीड है उसको वो मेंटेन रखेगी। 4.8 डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमने पीछे भी पढ़ा था डेफिनेशन, तो बड़ा सिंपल सा है। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी एक्टिंग और कंसंट्रेटेड, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर हमने लगे रहा हो कि सारे का सारा मास उसका वहीं पे मुर्तकिज है, लग रहा है, तो उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारे के सारा उसका जो वेट है, ग्रेविटी और वेट आपस में लिंक होते हैं, क्योंकि वेट कहाँ कब बनता है? जब ग्रेविटी आती है, जब ज़मीन या कोई बॉडी, बड़ी बॉडी किसी छोटी बॉडी को खींचती है अपनी तरफ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ द, सिर्फ लाइन एग्जैक्ट वही होगी, सिर्फ वहाँ क्या करना है, वहाँ मास कह देना है, यहाँ वेट कह देना है, ठीक है। इस तरह से ये दोनों डेफिनेशन हो गई। 4.9 व्हाट आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी, किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, उसका इक्विलिब्रियम ज़्यादा अच्छा करना है, तो उसके लिए दो कंडीशनें कौन सी आप यूज़ करते हैं? तो हमने पहले भी बताया था कि एक तो ये करें कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर कर दें। एमसीक्यूज़ में पढ़ते हुए हमने देखा था कि वो जो रेसिंग कारें हैं या इस तरह की चीज़ें, उसका सेंटर ऑफ उसको बड़ा पतला बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। ये नहीं, अब जैसे ट्रक है तो ट्रक के छत के ऊपर आप या बस की छत के ऊपर आप वजन डालते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका तवाज़न गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंची हो गई है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, बैलेंस रखने के लिए आप उसको लोअर करते हैं। अब आजकल जो हीनो की बसें आ रही हैं या बड़ी बड़ी डाइवो की हैं, तो उनके टायरों के साथ जगह बनी होती है जहाँ पे वो सामान लोड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अब नया तरीका यही है, सामान नीचे रखें और स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाएगा। तो लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहला पॉइंट। और नंबर 2 वाइडनिंग द बेस, कि आप ये भी कर सकते हैं कि वो जो चीज़ बनाई है आपने नीचे से चौड़ी रखें, जितना ज़्यादा चौड़ा रखेंगे वो ज़्यादा सतह आ जाएगी और वहाँ से भी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स हमें बताने हैं। और लास्ट वाला है हाउ कैन यू प्रूव दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या थी कि कोई भी चीज़ जो सर्कल में घूम रही है, यहाँ पे एग्जांपल आप हमेशा माइंड में वो लाएं, क्या उसका नाम है, वो जो एक रस्सी के साथ पत्थर बांधते हैं और उसको फिर हम गोल गोल घुमाते हैं, वो जेन में लाएं मिसाल, ठीक है। अब जब हमने उसको गोल गोल ऐसे घुमाना है तो हमारा हाथ या हमारा वो जो रस्सी जो जा रही है बिल्कुल ऐसे, तो वो उसको सेंटर ऑफ क्या उसका नाम है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। अब कहते हैं ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। बॉडी वो जो पत्थर है वो गोल गोल घूम रहा है, तो पत्थर की जो वेलोसिटी की हमने वो पीछे डिटेल पढ़ा था कि वो ऑलवेज बाहर की तरफ जाने की करता है, तो पत्थर बाहर की तरफ जाने की करता है, और ये जो बीच में हमारा वो जो क्या उसको कहते हैं रस्सी है, वो रस्सी दरमियान में उसके परपेंडिकुलर गोल गोल घूम रही होती है, पत्थर भी साथ साथ है, तो पत्थर बाहर निकलना चाह रहा होता है 90 डिग्री के एंगल पे, और ये 90 डिग्री के एंगल पे उसके साथ अटैच होते हैं। तो ये जो वो हम फोर्स उसको दे रहे हैं और जो वेलोसिटी है, इनकी डायरेक्शन, इनके दरमियान एग्जैक्ट 90 डिग्री का डिस्टेंस होता है, क्योंकि एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि वो हमेशा घूमती रहेगी गोल गोल, लेकिन जो ही आपने एंगल चेंज किया तो या तो वो बाहर की तरफ निकल जाएगी या चीज़ अंदर की तरफ आ जाएगी, अपना इक्विलिब्रियम खो देगी। तो इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन ये है कि उस फोर्स का और उस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उनमें 90 का एंगल मस्ट होना चाहिए। तो ये हमने उसको बताना है। देखें ज़रा इसको सुन लें। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टूवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ आती है ऑफ द सर्कुलर पाथ, वाइल वेलोसिटी इज टेंजेंटल टू द पाथ, कि वो जो सर्कल वाला पाथ है उसके टेंजेंट है, उससे वो एकदम से बाहर निकलना चाह रही होती है। अब डायग्राम सामने नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं उस तरह कर पाऊंगा, ठीक है। तो इनके दरमियान कहता है 90, सिंस फोर्स एंड वेलोसिटी, ये जो फोर्स हम दे रहे हैं उसको और जो वेलोसिटी है आर एट 90 डिग्री एंगल, 90 के एंगल पे होती है, नो वर्क इज डन, अब उस पे ऊपर कोई काम एक्स्ट्रा नहीं हो रहा बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, मीनिंग जिसका मतलब ये है इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, वो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं, कि वो तेज नहीं होती या आहिस्ता नहीं होती। तो
तो बहरहाल इस तरह से। अब ये ज़ाहिर है वो डायग्राम बनी हो, अगर यहाँ से ये 4.10 क्लियर नहीं हुआ तो आप जो वो पीछे हमने एक्सप्लेन किया था सेंट्रीपिटल फोर्स, वहाँ पे पूरी एग्जाम्पलों के साथ एक्सप्लेन हुआ है, वहाँ से आप समझ लें। तो दैट्स इट, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और MCQs हो गए, कोशिश की मैंने समझाने की। नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।